नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको जंग की, इजराइल-फिलिस्तीन जंग की खबरें और उसके अलावा भी बहुत अहम खबरें जो होती हैं, वो लगातार आप तक पहुंचा रही है। उसके साथ-साथ हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो और वो जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया नैरेटिव एक बनाना चाहता है, उससे हम थोड़ा-सा आज़ाद रह करके अल्टरनेट मीडिया के तौर पर हम कोशिश करते हैं कि सच्चाई, हकीकत, खबरों को परखकर आप तक पहुंचाएं। आज हम एक बार फिर शम्सुल इस्लाम साहब से मिल रहे हैं और वो बहुत ही बड़े राइटर, सोशल एक्टिविस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। एक जाना-माना चेहरा जो आरएसएस और मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म की कहानी सुनाने वालों को आईना दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये सियासत के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मजहब को, वो ना किया जाए। बहुत सी किताबें हैं आपकी, आप लोग गूगल करेंगे शम्सुल इस्लाम साहब की किताबों को तो आपके पास किताबों की लिस्ट भी पहुंच जाएगी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो गाजा में क्या कुछ हो रहा है, क्या ये जंगबंदी होगी, क्या ये जंगबंदी को रोकने के लिए हथियार इंडस्ट्री जो दुनिया भर में है, क्या वो रुकावट बन रही है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा गाजा के फिलिस्तीनी मजलूमों के हक में जो दुनिया भर में माहौल बना है, खास तौर पर अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में, यूरोप में और अब तो कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया तक भी कुछ ऐसे असर सामने आ रहे हैं इस जंग के, जिनका जानना बहुत ही जरूरी है। शम्सुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि गाजा जंग को 9 महीने हो चुके, आपको क्या लगता है अब ये जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं, हमास ने प्रपोजल अपने अमेंडमेंट के साथ वापस भेजा है, व्हाइट हाउस ने उसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक अपॉर्चुनिटी बताया है। खबरें अंदर से ये हैं कि नेतन्याहू भी चाहते तो हैं, लेकिन उनके जो फार राइट लीडर्स हैं जो कॉलिशन में हैं, उनके डर से वो उसे कबूल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ है, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अजीब व गरीब तरह के वाकयात हो रहे हैं और उनको अगर आप चाहें कि किसी एक लड़ी में पिरो दें तो बहुत मुश्किल है। और बात यह है कि ये जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा हत्यारा है नेतन्याहू ने जो खेल शुरू किया है, वो खेल उसके हाथ से बाहर हो गया है। देखिए, एक हम लोग एक किस्सा सुनते हैं कि एक जिन बंद था और वो जिन को किसी ने बाहर निकाला इस काम के लिए कि मैं उससे कुछ फायदा उठा लूं, और फायदा उठाने के बाद वो चाहता था कि जिन वापस चला जाए। जिन वापस नहीं गया और उसकी मौत का कारण बना। वो सबसे पहले कि ये दोबारा मुझे बंद ना कर दे, उसका उसने खात्मा किया। इजराइल का ज़ायनिज़्म का सबसे बड़ा एक मजाक और फ्रॉड ये है कि जो लोग फिलिस्तीन का पूरा खात्मा चाहते हैं, जो फिलिस्तीन को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो किसी फिलिस्तीनी की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, वो इतिहास से और आगे आने वाली नस्लों के लिए फिलिस्तीन नाम की कोई चीज थी, फिलिस्तीन नाम की कोई जगह थी, फिलिस्तीनी कुछ लोग होते थे, उसको वो गर्दानने को तैयार नहीं है। उनको अब सेना में जाकर वो जो 2 साल की कंपलसरी सर्विस है उसको करने के लिए हो रहा है। और उन्होंने बड़े बड़े मिलिटेंट प्रदर्शन किए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं इजराइल के अंदर। बहुत पुलिस वालों को मारा है उन्होंने, फौजियों को मारा है उस डिमॉन्स्ट्रेशन को करते हुए। यानी उनको फिलिस्तीनी खत्म हो जाए, लेकिन वो उनका अपना कोई उनका आदमी ना मारा जाए, क्योंकि फिलिस्तीनी भी कोई ऐसे तो नहीं है कि हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे भैया तुमने जो हमारे साथ करना है कर लो। वो हुआ भी नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है, दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। तो ये जाकर फंसा जो है नेतन्याहू, वो ये है कि उसके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे और जो फासिस्ट ज़ायनिज़्म की जो ट्रेनिंग जहां से उसने ली थी, वो फंस गए। और ये सच्ची बात यह है कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट को आप कई बार आपको सलाम करना पड़ेगा कि उसने कई बार इस तरह के फैसले दिए हैं। जैसे नेतन्याहू की अय्याशी के बारे में, नेतन्याहू की अपनी रिश्वतखोरी के बारे में। उससे पहले आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति थे उसको सेक्स स्कैंडल्स में किस तरह से उनको सजा दी गई थी। ये उसमें फंसा है।
और मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि नेतन्याहू अपने आप इसको बंद कर देगा, क्योंकि वो इस वक्त सिंबलाइज करता है रिसर्जेंट जो आर्म इंडस्ट्री है दुनिया की। आर्म इंडस्ट्री जो है उसको उसको रिप्रेजेंट करता है। और आर्म इंडस्ट्री किस तरह से चांदी काटना बोलते हैं, हमारे यहाँ एक मुहावरा होता है हिंदी उर्दू के अंदर, वो सोना काट रहे हैं। उसका मैं आपको एक मिसाल आपको देता हूं कि भारत हमारे देश में इस वक्त नागपुर जो है वो हथियार बनाने का और बारूद बनाने का वो पूरा शहर उसका एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। अमेरिका रूस के बाद सबसे बड़ा सेंटर है। और वहां पर एक कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज और उसकी एक सब्सिडियरी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव नागपुर। और इसका इजराइल से क्या रिश्ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनका जो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, वो 10,997 रुपए 55 पैसे का बिक रहा है। ये बारूद कहां जा रहा है? यानी वहां फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं बेगुनाह, और यहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ का तो एक छोटा सा हिस्सा होगा, अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा होगा, और ब्रिटेन में और जर्मनी में। नहीं, अमेरिका में तो क्या हुआ है कि ट्रेड यूनियंस वगैरह ने बहुत ध्यान रखा हुआ है हथियार जा रहे हैं नहीं जा रहे। अब अरब शहंशाहों के जरिए हथियार पहुंच रहा है इसराइल को और भारत पहुंचा रहा है। देखिए उसके बारे में मुझे लग रहा है कि दोस्तों को याद होगा कि हम एक जहाज की बात कर चुके हैं जो 21 मई 2024 को जो पहुंचा था स्पेन, और स्पेन वालों ने कहा कि आप इस जहाज को, हम ये बारकुम नाम का जहाज था और उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव जा रहे थे भारत से, मद्रास से लदे थे वो, उसमें 4 तरह के एक्सप्लोसिव थे बहुत खतरनाक। 20 टन एक तरह का था, 12.5 टन एक तरह का था, 1500 किलोग्राम एक तरह का था, 740 किलोग्राम एक तरह का था। और इस जहाज का जो भारतीय क्रू था उसको कहा गया था कि वो बिल्कुल किसी से उन्होंने कोई बात नहीं करनी। ये इजराइल जा रहा है ये उन्होंने बताना नहीं था, लेकिन हैफा की बंदरगाह पर ये जा रहा था। आप जरा सा सोचिए कि ये 11,000 रुपए का शेयर जिस कंपनी का हो रहा है वो कहां भाई, रूस तो ये खरीदेगा नहीं, रूस तो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है ना जी। उधर यूक्रेन जो है, यूक्रेन को भारत जो है उसको तो मदद फ्री में देना पड़ रहा है, सारे यूरोप को यूक्रेन को फ्री में देना पड़ रहा है। तो ये कहां से पैसा बन रहा है? ये 10 रुपए का शेयर 10,997 रुपए 55 पैसे का हो गया है। तो ये इजरायली जा रहा है, फिलिस्तीनी तो नहीं खरीद रहे हैं इसको बेचारे। वो तो क्या क्या लेकर अपना लड़ रहे हैं, उनको तो उनके पास तो कुछ नहीं है। इसको हमको समझना पड़ेगा कि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर बन जाएगा हथियारों की सप्लाई करने का, जो एक जमाने में इनकलाबों को दबाने के लिए, काउंटर रेवोल्यूशन कराने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की आर्म इंडस्ट्री करती थी। ये दिन दूर नहीं है जब भारत ये करेगा। और क्योंकि जब आप आर्म इंडस्ट्री कर लेते हैं काजमी जी, तो उसके बाद आपको रोज जंग चाहिए होती है। आपको फिलिस्तीन की जंग आपको जारी रखना होगा, क्योंकि नए नए हथियार खरीदना होगा। और इजराइल के पास इतना पैसा है कि वो पे करेंगे, क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी जो है, अमेरिकी जो खजाना है, उसमें से बिलियंस डॉलर्स आप इजराइल को मिल जाएंगे। वो भी क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसमें अमेरिकी आर्म इंडस्ट्री का हित जुड़ा हुआ है, उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने कई बार महसूस किया है कि अमेरिका का बड़ा दिलचस्प मॉडस ऑपरेंडी है। मिसाल के तौर पर इराक में हमने देखा कि मुल्क को तबाह किया, फिर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर मदद दी, और वो मदद अपनी ही कंपनियों को पैसा चला गया। इराक में ग्राउंड पे कहीं पैसा नजर नहीं आया, खुद उन्होंने वही पैसा अपनी कंपनियों को दे दिया। तो ये, और फिर बाद में वो बिल दे देंगे कि साहब इतना पैसा आप पर खर्च हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे होम मिनिस्टर ने यही सीखा है। यूपी में जो चुनाव हारे हैं, हर ठेका गुजरात की कंपनी को, हर ठेका एयरपोर्ट बनाना गुजरात की कंपनी को, तेल का कारखाना बनाना। और जो छोटे छोटे ठेके हैं यूपी के अंदर, जो छोटे छोटे ठेके हैं, वो भी कंपनी गुजराती। मजदूर यूपी का जो उसको जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिनको ठेका मिला है, वो गुजरात के। ये जो सारे पकड़े जा रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं,
हाँ हाँ पेपर लीक का यूपी का जो सबसे बड़ा पुलिस की भर्ती का जो सबसे बड़ा पकड़ा किया गया था, वो गुजराती कंपनी जो बिहार उसको ब्लैक लिस्ट कर चुकी थी। अच्छा, बड़ा अजीब एक चीज जो समझ में आ रही है, ये प्राइवेटाइजेशन का जो तमाशा है, उसमें अब एग्जामिनेशन भी बाहर की कंपनियां कराने लगी, जी जिनके लिए करप्शन का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। जी तो ये प्राइवेटाइजेशन हमारे एयरपोर्ट, हमारी रेल, हमारी मेल, हर चीज उन्होंने ले ली। इस जी। तरह से अब इम्तिहान में पास कौन होगा वो भी वही फैसला करेंगे, जिसमें जिसमें अभी पिछले दिनों नीट के एग्जाम में बाकायदा आजमी साहब करप्शन ये सामने तय आया। करेगा कौन पास होगा, ये तय करेगा। जी जी और जी। इसके साथ साथ फिर होटल में आपने किस किस को वहां क्या क्या पार्टियां करनी होंगी, बच्चियों को पहुंचाना होगा, शराब पहुंच, वो सिर्फ पैसा नहीं चलता है जनाब, पैसा हम्म तो सब देने को तैयार है, हम्म हम्म हम्म, हम्म। लेकिन हमें हाँ आप कहाँ की लड़कियां आप सप्लाई कर सकते हैं हमें किस होटल के अंदर, हम्म उसको कोई नहीं जानना चाहता है। उसको हम्म आपने जानने के लिए सिर्फ उस एग्जाम से एक महीना पहले इन सब लोगों के टेलीफोन कॉल्स को अगर आप जमा कर लेंगे तो पता लग जाएगा और क्या क्या खेल हुए। अच्छा, जी जी। आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका जो खेल हाँ कर रहा है, हाँ हाँ। आज अमेरिका में दोनों जो कैंडिडेट हैं, हम्म मतलब सारी दुनिया को शर्म आ रही है वो किस तरह के लोग हैं दोनों। यानी एक तो अय्याशी में जिसका, उसको हमारे यहाँ कहते हैं लंगोट का कमजोर होना, हम्म ट्रम्प से ज्यादा लंगोट का कमजोर, उसको कोई लड़की मिले, उसकी माँ मिले, उसको उसने कोई उसको कोई परहेज नहीं है। असली असली क्रिश्चियन है वो, क्रिश्चियन ईसा मसीह जल्दी से आ जाए उसको चाहता है, लेकिन लंगोट का भी उतना ही कमजोर है। किसी को नहीं छोड़ा उसने, किसी को नहीं छोड़ा, जिसके साथ प्रोग्राम किया उसको नहीं छोड़ा, जिसके साथ एक दिन किसी तरह से रहा, कोई फिल्म किया उसको नहीं छोड़ा उसने। और उसके मुकाबले में बाइडन, बाइडन का ये तय हो चुका है कि वो हिला हुआ है, उसका दिमाग की चूल्हे हिली हुई है, और वो तो सारा उसके डोनर्स कह रहे हैं। वो जो अभी बहस हुई है, यानी ट्रम्प ट्रम्प जैसे कमजोर और क्रिमिनल आदमी से, वुमनाइजर से आप डिबेट हार जाएंगे तो आप कितने पतित होंगे, आपका कितना कितना दिमागी तौर पर आप कितने कितने आपका डिजेनरेशन हो चुका होगा। तो आप जरा सोचिए, इस तरह के लोग सारी दुनिया की किस्मत का तय कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मुझे एक वाकया याद आ गया इस बीच में। 1998 में मुझे जर्नलिस्ट के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलाया। 7-8 मुल्कों के 14 लोग थे। तो उसमें उन दिनों क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की वाला मामला चल रहा था, रोजाना हेडलाइन में वही रहता था। तो मैं कई जगह, मुझे एक आध जगह बाई चांस, ऑफिशियल प्रोग्राम में तो नहीं था, टेलीविजन पर कहीं लाइव कुछ डिबेट हो रहा था, उसमें सवाल करने का मौका मिल गया। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई हम तो एशिया से आते हैं, हमारे यहाँ तो शादी होती है ताल्लुकात किसी से भी रखने के लिए, तो आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि आपका प्रेसिडेंट कहीं जन्नत से आएगा, वो भी आप में से एक है, तो फिर काहे में आप उलझे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब चीज है। वहां जो मॉरल गिरावट है वो तो कमाल की है। आई एम 14 एंड आई वांट बेबी, इस तरह के वहां टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं। तो ये वहां हम कुछ लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। काजमी साहब, मैं जरा सा इससे अलग एक बात रख हाँ इसमें जोड़ना हाँ चाहूंगा, हाँ अलग हाँ तो नहीं, हाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हाँ सारी दुनिया के शासक हमेशा डिजेनरेटेड होते हैं, मॉरली, एथिकली और हम्म, कल्चरली, आप समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं। हाँ हमारे हाँ प्रधानमंत्री का शादी के मामले में कुछ अच्छा रिकॉर्ड है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल उस तरह का। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने कम से कम जिस पद पर आप पहुंच गए हैं उस पद की तो गरिमा रखेंगे, लेकिन वो गरिमा उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने ही खत्म किया है। मैं क्या हम्म, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका के दोनों राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट है, इसमें से जो भी बनता है, हाँ वो गलाजत भरा दिमाग, गलाजत भरी सोच, और वो थूकने लायक भी वो लोग नहीं है, लेकिन हम्म। उनमें से एक प्रेसिडेंट बनना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कमाल की बात है, कमाल की बात है कि वो अपने आप को सुपर पावर भी कहते हैं, और बहुत से मुल्क उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत से मुल्कों की किस्मतों का फैसला वाशिंगटन में ये होता है। अपना जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कल बना है, हाँ ये हाँ बाइडेन को पूछता है। अब हाँ कल से कुछ अकल समझ में आ रही हो तो
आप समझ सकते हैं जी, जी। ये क्रेमियर जो है, हाँ। जो हमारे हाँ, केयर केयर स्टारमर। हाँ। स्टार जी। में हाँ। स्टार में साहब जो है, तो ये यानी बाइडेन का जो अभी दौर चल रहा है उसके बाद, नहीं तो ये तो हर चीज में बाइडेन को फॉलो करने वाला था। पर एक एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंग्लैंड का चुनाव जिसके कल नतीजे आए हैं, हाँ। उसमें एक सबसे पुरानी पहली बात तो यह है कि वहां ईवीएम का नहीं होता है, और ईवीएम नहीं होने के बावजूद 24 घंटे में सारे रिजल्ट्स आ गए। हुँ, हुँ, नहीं वो हुँ। कौन गिनेगा, क्या करेगा? हालांकि वो छोटा देश है, लेकिन ये बड़ा देश है, तो आपके पास रिसोर्सेज भी तो आपके हाँ, पास है ना, जिसको आप कर सकते हैं। तो खैर, बिल्कुल। ये वो जो चुनाव हुए उसमें खास बात ये है कि 18 लोग तो बिल्कुल वो चुनकर आए हैं, काजमी जी जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हाँ, हाँ। और सबसे बड़ी जीत है हमारे दोस्त जेरमी कॉर्बिन हुँ, जी। कॉर्बिन साहब की है। हाँ, मेरे हाँ। मेरे दामाद मेरी बिटिया के बहुत करीबी दोस्त हैं, हुँ। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, जी, जी। हमारे दोस्तों के दोस्त हैं। आनंद पटवर्धन जी से अभी पिछले दिनों बॉम्बे आए थे तो मिले थे। हाँ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बिटिया और हमारे दामाद के साथ मुलाकात होती रहती है उनकी। वो हाँ, जीते हैं, वो हाँ। जीते हैं। और जबकि उनको लगभग निकाल दिया गया था, वो इंडिपेंडेंट बनकर जीते हैं। हुँ, 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 हुँ। जी, तो हालात बदलेंगे भी, लेकिन ये नेतन्याहू जंग बंद कराना चाहता है या बाइडेन जंग बंद कराना चाहता है। जंग बंद कराना चाहते तो वो अरब शेख जंग बंद करा सकते थे, लेकिन उनका भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुँ। वो भी सोच रहे हैं कि जैसे जैसे नेतन्याहू कहता है कि मैं नामो निशान मिटा दूंगा, नामो निशान नहीं मिटते हैं, तंजीमों के तक के नहीं मिटते हैं। और आप जो आइडिया होता है उसको तो आप मिटा नहीं सकते हैं। हुँ, और आइडिया। अब तो खुद इज़राइली फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ने ये बात कही है कि जी, हमास एक आइडियोलॉजी है, जो जी, लोगों के दिलों में बसी हुई है और जी, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो कोई भी ख़त्म करने की बात कह रहा है, वो आँखों में धूल झोंक रहा है। ये बात खुद डैनियल हगारी जो वहाँ के आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने, उन्होंने ये बात कह दी। अच्छा, मैं अब इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। इज़राइल-फ़िलिस्तीन मामले का जो दुनिया भर में असर है। आपने बताया कि 18 लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आए हैं, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब उसी तो उसी प्लैंक, और भी लोग होंगे लेकिन उसी प्लैंक पर जीत कर आए हैं। जी, 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 जी। और उन्होंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने स्टैंड लिया था। जी, 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 जी। जैसे जर्मी बिल्कुल। कॉर्बिन कॉर्बिन की हम हाँ। बात कर रहे हैं। जी, 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 जी। तो ये बड़ी बात। अच्छा, कुछ खबरें ऑस्ट्रेलिया से और कोलंबिया से जी, क्या-क्या हैं? मतलब किस देखिए तरह से क्या 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 हो क्या रहा है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप को बड़ा प्रजातंत्र, और ये कि चीन को हमने उसमें रखना है, हमने कंट्रोल में रखना है, हम टेररिज्म नहीं चाहते हैं। हाँ? फिलिस्तीन के लोगों के पक्ष में एक स्टैंड लेने पर वहां की एक महिला है, फातिमा पेमेन। पेमेन उनके फैमिली का नाम है। उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है उनको, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन के कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये अपने आप को बड़ा प्रजातंत्र का रखवाला कहने वाला देश है। और दूसरी तरफ कोलंबिया है। कोलंबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है लातीनी अमेरिका का, कोलंबिया। और हुँ। कोलंबिया में बहुत अमेरिका की वजह से गृह युद्ध, सिविल वॉर होती रही है। वहाँ के कम्युनिस्ट प्रगतिशील बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ते रहे। कोलंबिया के अंदर ईसाई पादरी जो हैं, वो भी इनकलाबियों के साथ मिलकर हथियार उठाते रहे। हुँ, हुँ। वहां के प्रेसिडेंट हैं गुस्ताफ पेट्रो। हुँ। गुस्ताफ पेट्रो का कल मैंने एक ट्वीट देखा। हुँ। अब उसको एक्स कहते हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने फोटो लगाया है वहां की कोलंबिया की राजधानी में, एक दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा म्यूजिकल कंसर्ट हुआ है। हुँ। फिलिस्तीन के फेवर में, जेनोसाइड के खिलाफ इजराइल हत्यारा है, अमेरिका हत्यारा है, ये हुँ। कहते हुए जी, जी, जी। अरब अरब देशों के जो शेख हैं उनको शर्म दिलाते हुए। और हुँ। काजमी साहब, उस फोटो का, वो जो कंसर्ट का फोटो आप जरूर इसमें इस्तेमाल करें जनाब। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल मैं लगाऊँगा। अब ये और मैं दर्शकों को बता दूँ कि ये अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक, जिसे जी, साउथ अमेरिका कहा जाता है, उसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है।
बहुत ही नजदीक है, नॉर्थ अमेरिका के, मेक्सिको के बिल्कुल नजदीक है। वहां देखिए किस नजरिए के साथ लोग जिंदा हैं। और मुझे आपको बता दूं कि वहां के मुल्कों के ईरान से ताल्लुकात भी काफी अच्छे हैं। यानी वो कम्युनिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म के नजरिए के साथ वहां के कई मुल्क बाकायदा जिंदा हैं और चल रहे हैं। हालांकि अमेरिका वहां की सरकारें बदलवाने की कोशिशें अक्सर करता रहता है, जिसमें ब्राजील भी शामिल है। जी, आप अपनी बात जारी रखें। ये क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, एक बात तो नतीजे के तौर पर समझ में आ रही है कि नेतन्याहू या जो बाइडन भी किसी हद तक, क्या ये पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को खत्म करने की जो ख्वाहिश थी उनकी, वो पूरी नहीं हो रही। अगर जंगबंदी कबूल भी की तो बहुत ही मजबूरी किसी हालत में इजराइल के अंदर से कई आवाजें आ रही हैं कि इजराइल जंग हार चुका है, हमास से नहीं जीत सकता। अब आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में किस तरफ जाएगा ये जंग? चलेगी या रुकेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं, यानी यूरोप कामयाब हो जाता है, नेतन्याहू कामयाब हो जाते हैं, तो इस दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। एक बात हमारे सुनने वाले अच्छी तरीके से इसको समझ लें, और मुझे लगता है कि वो समझते भी हैं कि चाहे अमेरिका का रूलिंग क्लास हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, ये ये खच्चर हैं। इनकी सवारी कर रहा है आर्म इंडस्ट्री, जो कॉरपोरेट है दुनिया का, जो हथियार बनाता है, जो बम बनाता है। ये तो आप इस दुनिया का खेल जानते हैं ना, कि नोबेल प्राइज जो है वही कंपनी देती है जिसने सबसे पहले डायनामाइट इजाद किया था। जी 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 जी, ये आप समझ लीजिए। हाँ, यानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डायनामाइट आप इजाद करते हैं जो जो सारी दुनिया में तबाही मारकर आता है, फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं दुनिया जिंदा भी रहे, क्योंकि भाई जिंदा रहेगा तब तो आपका डायनामाइट बिकेगा ना, और लोग मारे जाएंगे। ये नेतन्याहू और उसके जो आका हैं, वो वो एक ऐसा खेल खेल गए हैं कि जिससे मौत की तरफ ही जाते हैं। और अगर दुनिया को बचाना है तो इनकी पूरी हार होना लाजमी है। यानी ये हथियार उद्योग के हाथ में ये लोग खेल रहे हैं। और वो जो हथियार उद्योग है, जो वेपन इंडस्ट्री है, वो इनको सबको चला रही है, वही जंगें करा रही है। और उसमें जायनिस्ट हर जगह मौजूद हैं और वो अपने तरीके से दुनिया में नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने मीडिया पर भी काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन इस बार एक और जो है वो है ड्रग इंडस्ट्री। ड्रग में चरस अफीम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम जो बीमारी के लिए दवाइयां लेते हैं, जिसे फार्मेसी कह देते हैं। दो ये क्या इसको कहेंगे, इनको लेवियाथान, हॉब्स जो बड़े थिंकर थे उनको लेवियाथान कहते हैं, मतलब शैतान दो। हाँ, दो महा बड़े शैतान। ये दवाई इंडस्ट्री है जिसने कोविड को जिस तरह से मिस हैंडल किया। बिल्कुल। कोविड में मतलब ये एक 10-10 रुपए की टेबलेट 300 रुपए की बेची जी। और उसके बाद अब तक सारी चीजें जो महंगी हुई हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है दवाओं की। जो पहले में 10 रुपए का पत्ता मिल जाता था, वो 100 रुपए का है किसी भी। जी जी जी, तो वो पूरी तरह से एक लुटेरे हैं दुनिया भर को। हाँ, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि हमारे देश में रहते हुए अचानक 90%, 92% जिनके पास पूरी मोनोपोली है हमारे मोबाइल चलाने की, उन्होंने अचानक 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। चुनाव में जो चंदा दिया मोदी साहब को, उसके बाद एकदम से 20% की बढ़ोतरी। जी जी जी। और सारा देश खामोश है, सब खामोश है। तो ये जो मोनोपोली, यानी ड्रग की मोनोपोली है, हथियारों की मोनोपोली है, और ये फिर ये आपके मोबाइल आईटी की जो मोनोपोली है, ये दुनिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो दुनिया नहीं बचेगी। ये सारे पैसे एक जगह इकट्ठे होते रहें, उन्हीं लोगों के हाथ में हों। और जब ऊपर से देखते हैं ना, जैसे किसी अगर हवाई जहाज से जमीन की तस्वीर लें, तो यही लोग मिलेंगे आपको पूरी दुनिया को नाच नचवाने के वाले। जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। अब तो
बाकायदा बहुत से मुल्कों में डेमोक्रेसीज को कमजोर करके अलग अलग तरीकों से, कहीं ईवीएम ला करके, कहीं मीडिया का इन्फ्लुएंस करके अपनी पसंद की सरकारें बनाने का ट्रेंड जो चल रहा है, वो भी अपने एक अजीब खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जहां कहीं अपने मुखालिफ सरकार हो, पहले आसानी से समझाओ, फिर अगर ना माने तो जंग कर लो, और जंग कर लो तो हथियार बिकेगा। तो ये एक अजीब विशेष सर्कल है जो दुनिया को तबाह करने का है। विशेष सर्कल इस तरह का है कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी पसंद का राष्ट्रपति जो देश का सर्वसर्वा है, वो भी अपनी पसंद का लेकर आते हैं। यानी उन्होंने तो भगवान राम को अपनी पसंद का, मैंने आंखें खोली, मैंने उनका प्राण प्रतिष्ठा की, ये सुना है भगवानों की। जी, बिल्कुल बिल्कुल भगवानों की बिल्कुल हम आईज खोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, और राष्ट्रपति हम अपनी घरेलू राष्ट्रपति हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये कितने, लेकिन क्या ये चलेगा काज़मी जी? जी, इससे लड़ाई में बहुत बहुत खून खराबा होगा, बहुत। अगर दुनिया ने जिंदा रहना है, बचना है और चलना है, मैं खुशहाली की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जिंदा रहना है। तो ये क्या चलेगा या इससे लड़ना पड़ेगा? अब ये वाकई बहुत ही अहम सवाल है कि क्या वो फिर वही बात आती है कि 5 किलो अनाज लेकर के घर बैठ जाएं, या उस अनाज की परवाह ना करके अपनी औलाद, अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोच करके अपना हक हासिल करने की कोशिश करें और डेमोक्रेसी को मजबूत करें। जी, 5 किलो गेहूं लेकर हम सत्संग में चले जाएं भाई, बाकी हमने राजनीति नहीं करनी। सत्संग में जाकर क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। जी। पुलिस ये कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है वहां का कि ये 80,000 लोग आना था, 2.5 लाख लोग आ गए। हाँ जी, वो 2.5 लाख लोग आ गए, आपको पता नहीं। और 2.5 लाख लोग जो है ये अचानक किसी पाइप में घुर के नल के जरिए आ गए। ये 2.5 लाख आए होंगे, सड़कें जाम हुई होंगी, ये सब हुआ होगा है। कोई वहां पर एम्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब आप 5 किलो लेकर आप सत्संग में भी जाएंगे तब भी कहां बचेंगे? राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं तो राम राम की माला जपूंगा, अल्लाह अल्लाह याहू याहू अल्लाह अल्लाह मैं करूंगा। बचेंगे आप? जी, नहीं बच पाएंगे। और तरक्की तो बहुत दूर की बात, जिंदगी बचाना मुश्किल है। ये आपने सही कहा। और ये यहूदियत, ज़ायनिज़्म जो है, ये फिलिस्तीन के खिलाफ कर रहे हैं। जो सबसे बड़े ज़ायनिज़्म के जो सबसे बड़े क्लर्जी है वहां का, रब्बीज जिनको कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इथोपिया से किसी क्रिश्चियन को भी नहीं आने दिया जाए। इथोपिया से क्रिश्चियन को नहीं आने दिया जाए क्योंकि वो यहाँ आकर यहूदियों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ ये ज़ायनिज़्म जो है सिर्फ फिलिस्तीनियों से नफरत करता है? ये सिर्फ मुसलमानों से, यहूदियों से नफरत करते हैं वो। बिल्कुल। और हरेदी ज़ायनिस्ट के बारे में तो आपने बताया कि अब अगर फौज में शामिल होने की बात कही जा रही है तो कहते हैं कि हम कोई मरने के लिए थोड़ी जाएंगे फौज में। तो ये बड़ी अजीब बात। हम तो धर्म के प्रचार के लिए पैदा हुए हैं। जी, बिल्कुल। तकरीबन वही है जो लोग दूसरे लोगों को आग में कुदाने की बात करते हैं और खुद अपने आप को, अपने बच्चों को पीछे रखना चाहते हैं। ये वही है जो सरकारों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये अलग अलग चेहरों में, चाहे हमारे यहाँ आरएसएस की शक्ल में या कहीं और ज़ायनिज़्म की शक्ल में, ये इस किस्म के लोग, क्रीड तकरीबन हर जगह मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारे दर्शक भी काफी पसंद करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कुछ बताया गया उसमें आपको कितना दम लग रहा है, क्या हम आप सभी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ फिक्र करेंगे या किसी सियासी नशे में, हालांकि इस इलेक्शन के नतीजे में वो सियासी नशा कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा है, अंधभक्ति शायद कुछ कम होगी, आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।